तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पेशेंट सेफ्टी, ओटी जोन एंड सर्जिकल पोजीशन, जो भी जनरल सर्जरीज है ना, प्लस ट्रॉमा, प्लस अपन को बर्न वगैरह, ये सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इवेंट की। बात करते हैं पेशेंट सेफ्टी के अंदर तो 3 इवेंट होते हैं जो कि पेशेंट सेफ्टी के लिए चाहिए। एक तो एडवर्स इवेंट, जहाँ पे अनवांटेड इवेंट्स आ गए, मतलब कि पेशेंट का हार्म हो गया। नियर मिस इवेंट, जहाँ की हार्म अपना प्रिवेंटेड है क्योंकि अपना टाइमली इंटरवेंशन कर दिया। और नो हार्म इवेंट, मतलब कि एक अनवांटेड एक्ट ऑकर हो गया है, हाउएवर कोई पेशेंट को एम नहीं आया। ठीक है, तो नियर मिस मतलब प्रिवेंट कर दिया गया है। और ये एडवर्स मतलब ऑलरेडी हार्म हो चुका है, मतलब चुका है, बच गया और कुछ हुआ बट आपको पेशेंट को हार्म नहीं हुआ। ठीक है, नियर मिस इवेंट मोस्ट रिलायबल डाटा रिगार्डिंग होता है पेशेंट सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए। अब बात करते हैं कंसेंट की। तो यूज़ ऑफ चेकलिस्ट होती है, मोटिलिटी जो रेट होती है वो डिक्रीज़ होती है। अगर चेकलिस्ट यूज़ करेंगे तो लगभग 1.9 से लेकर 0.02 तक, बहुत कम तक हद तक ये कंसेंट कम कर देता है। कंसेंट हमेशा रिटन फॉर्मेट में लेना चाहिए। ठीक है, एंड कंसेंट के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होगा भाई, नेम, एज वगैरह, MRD जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा डायग्नोसिस क्या है, प्रोसीजर का प्लान्ड प्रोसीजर क्या है, सर्जन कौन है, डिस्क्रिप्शन क्या है और पेशेंट के बारे में स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस बताना ज़रूरी है। इसके लिए कंसेंट लेना ज़रूरी है। प्रोसीजर का एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर कुछ है तो वो बताना ज़रूरी है। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या है, अल्टरनेटिव जो प्रोसीजर, एंड इसके अलावा साइन ऑफ पेशेंट एंड सर्जिकल, सर्जन और विटनेस के सभी साइन करो। अगर पेशेंट माइनर है तो ऑब्वियस बात है वो जो उसका डिसीजन को सब्स्टिट्यूट डिसीजन मेकर रहेगा। अगर पेरेंट फॉरनर में रहते तो इंटरप्रेटर है ना, उसका कंसेंट को ऑब्टेन किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं IV लाइन्स के बारे में। देखो ये जो चीज़ें जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ना मैं, बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको कंसिडरेशन के अंदर लेना ही लेना है। राइट, सो यहाँ देखिए आप जो कोड हो, कलर कोड है, कलर कोड हो गया, एंड ऑरेंज, ग्रीन हो गया, पिंक हो गया, एंड ब्लू एंड येलो। सो इसका ट्रिक तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो दोबारा देता हूँ मैं। येलो मीन्स सन, ब्लू स्काई हो गया, पिंक अपना फ्लावर हो गया, ग्रीन कलर की स्टिक हो गई, ग्रे मतलब ग्राउंड, ऑरेंज मतलब लावा मान लो। तो नीचे जब जाओगे तो वो गहराई में जाते टाइम में भैया आपको तबाही मचने वाली, तो इसका गेज तो कम हो जाएगा एंड अपना बोर जो है ना वो हो जाएगी ज़्यादा कम नंबर। तो वाइडेस्ट बोर हो गया, फास्टेस्ट फ्लो रेट इसके अंदर होगा। और इसको अपन कब यूज़ करते हैं, ICDT के टाइम पे यूज़ करते हैं, पता होगा शायद आपको। ठीक है, एंड मतलब कि जो थोरेक्स वगैरह होती है ना, न्यूमोथोरेक्स वगैरह, हेमोथोरेक्स, अपन को वो चीज़ ज़्यादा निकालनी है मात्रा में, तो वाइट बोर तब यूज़ करते हैं। नीडल डिकम्प्रेशन करते हैं तब यूज़ करते हैं, पता होना चाहिए। येलो 24 हो गया, नैरोवेस्ट हो गया, एंड सबसे ज़्यादा कम फ्लो रेट होगा। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एक तो जब अपन IV लाइन देते हैं तो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए कैनुला को चेंज कर दो अगर ऐसा कुछ है। इसके अलावा शुगर रिच सॉल्यूशन क्या करता है, हमेशा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के चांस बढ़ देता है। TPN बोलते हैं, खासकर TPN के कारण ये दिक्कत आती है। टोटल जो पेरेंटल न्यूक्लिएशन बोलते हैं TPN को। अगर ट्रॉमा पेशेंट है तो मिनिमम अपन को 2-18 गेज, भाई ट्रॉमा पेशेंट है बहुत दिक्कत आएगी, अपन को 2 लाइन तो लेनी ही चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम ऐसा है कि 18 जो है ना उसको दो ताकि क्विकली फूड दे पाए अपन। ठीक है, एंड वाइड बॉडी ज़्यादातर अपन प्रीफर करते हैं। तो ये जो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस नज़र आ रहा है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी वाइट बोर आपको पता ही इस तरीके से समझा रहे हैं। एंड अब बात करते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के बारे में। तो 3 मेन कंपोनेंट हो गया, मतलब एक साइन इन किया, एक टाइम आउट एंड साइन आउट। ठीक है, 3 चीज़ हो गया। तो साइन इन के मतलब जब वार्ड से पेशेंट OT कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, कंफर्म करेंगे भाई पेशेंट वही है, रिटन कंसर्ट लेंगे, साइट मार्क करना पड़ता है, प्रेफरली सर्जन करता है ये, एलर्जीज देखेंगे, एंड इसके अलावा प्रोफाइलेटिक एंटीबॉडीज, मतलब ऑपरेशन पहले वाले जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये जो चीज़ होती है टाइम आउट, यहाँ पे क्या होता है, ये सर्कुलेटिंग जो नर्स है ना वो बना करेगा। तो बिफोर इंडक्शन या फिर स्किन इंसिजन उस समय क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, एंड उसके बाद सर्जरी, अपना सर्जन अपना नेम ऑफ सर्जरी जो करना है वो बताएगा, अप्रॉक्सीमेट टाइम जो लगेगा प्रोसीजर का, एंटीपेस्टेड ब्लड लॉस कितना हो सकता है वो सर्जन को इन्फॉर्म करेगा। एनेस्थेटिक कोई स्पेसिफिक कंसर्न है तो उसको उजागर करेगा। ठीक है, मतलब कोई एलर्जी तो नहीं है, पेशेंट को ब्लड फोबिया या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या पर्टिकुलरली हार्ट प्रॉब्लम है, सभी कुछ एड्रेस करना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखो टाइम इन कुछ नहीं होता है, टाइम इज़ नो, ऐसा कोई बॉडी नहीं होता है। इसके अलावा प्रोफाइलेटिक एंटीबॉडीज़ है, एंटीबायोटिक्स है, वो भी अपन देते हैं। ठीक है, स्क्रब नर्स होगी यहाँ पे स्टेरिलिटी मेंटेन करने की कोशिश करती है। स्क्रब नर्स होती है, पता ना आपको, जो ज़्यादातर इक्विपमेंट्स वगैरह इशू करती है। एंड इसके अलावा साइन आउट साइन हो गया, जो कि बिफोर स्किन क्लोजर अपन करते हैं। तो सर्जन अपना नेम ऑफ एक्चुअल सर्जरी जो परफॉर्म हुई है
मतलब ऐसा होता है कि प्री प्लान अलग सर्जरी होती है, बट पेशेंट को मैंने कुछ देखा तो अपने सर्जरी को शायद और कुछ एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और कोई कंसर्न रिगार्डिंग पेशेंट उसको एड्रेस किया। इक्विपमेंट इश्यूज़ जो है ना वो उसको एड्रेस किया वहाँ पे। नर्स के अंदर नर्स अपनी गॉज काउंट करेगी, इक्विपमेंट काउंट करेगी करेक्टली। इससे स्पेसिफिन लेबलिंग करना जो बहुत जरूरी होता है ये, ठीक है। अगर स्पेसिफिन निकाला, यूट्रस वगैरह कुछ निकाला तो लेबल करना इंपॉर्टेंट होता है। एनेस्थेटिस्ट होता है वहाँ पे अपन को एक्चुअल कंसर्न रिगार्डिंग पेशेंट और एक्चुअल ब्लड लॉस उसको मेंशन करेगा। और सभी फेसलेट जो होता है ना, फेजेस, वो अपने साइन होते हैं तीनों के द्वारा। अब बात करते हैं ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम पे ब्लड लॉस क्या होता है। तो सोड मॉक्ड एंड गॉज पीस काउंट, ये इंपॉर्टेंट होता है ब्लड लॉस के टाइम पे। अपन क्या करते हैं, अगर मान लो कम्प्लीटली सोक है, सोक डे बिग मॉप, तो मतलब ऑलमोस्ट 100 cc का निकला है। अपन वो जो जितने भी होते हैं ना वो मॉप्स होते हैं, गॉज होते हैं, उनको अपन काउंट कर लेते हैं, राइट लेते हैं, तो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सोक है तो 100 cc तक हमसे लॉस हुआ है। दूसरा होता है ब्लड इन सक्शन ट्रेन, ये भी अपन काउंट करते हैं। इसके अलावा अपन को इरीगेशन फ्लूइड यूज्ड है, और अगर मान लो एक मुट्ठी भर फ्लॉट है तो ऑलमोस्ट 100 cc ऑफ ब्लड है, ठीक है। तो एग्जांपल क्वेश्चन दे रखा है, अगर मान लो 3 मॉप्स हुआ है तो 300 cc हो गया। इसके अलावा ब्लड सक्शन कितना लंबा हुआ है, मतलब 200 cc अपन को ब्लड सक्शन हुआ है। इसके अलावा इरीगेशन फ्लूइड 200 cc है, तो टोटल एक्चुअल ब्लड लॉस कितना हुआ। तो भाई देखो, अपने इरीगेशन फ्लूइड में वापस दे दिए 200, ठीक है, एंड ब्लड जो सक्शन वहाँ पे 200% है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो कम से कम ऑलमोस्ट 300 का ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है। सिंपली कुछ कैलकुलेशन थी। तो एक्चुअल ब्लड लॉस वही बताने का तरीका है कि मॉप कितना सोक्ड हुआ, ब्लड सक्शन में कितना है, बट इरीगेशन आपने फ्लूइड से वापस रिटर्न कर दिया, तो ब्लड लॉस यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे मॉप है ना ये रहा, और हमेशा लाइंड होते हैं यहाँ पे ये रेडियो पैक के द्वारा। एडवांटेज होता है कि कोई मिसिंग मॉप और गॉज होता है ना, यूजिंग सी आर्म उसको अपन लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेट के अंदर रह गया है, मान लो कहीं रह गया, तो उसको अपन रेडियो एक्टिव है तो उसको अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ कम्प्लीट हो गई तो 100 cc हो गया। अब बात करते हैं ओटी जोन्स की। तो अब यार ये मुझे बताने एक्चुअली आती नहीं थी, बट ये अपन को करना जरूरी है, इसलिए अपन थोड़ा सा कर रहे हैं इसको चीज़ को सॉल्व। प्रोटेक्टिव जोन हो गया, क्लीन जोन हो गया, एसेप्टिक जोन हो गया, इसके अलावा डिस्पोजल जोन हो गया। तो प्रोटेक्टिव जोन के अंदर अपने यहाँ पे चेंजिंग रूम आ गया, ट्रांसफ़र बे हो गया, प्री एंड पोस्ट ऑप रूम हो गया, और आईसीयू वाले आ गए, तो प्रोटेक्टिंग जोन हो गया, ठीक है, पीए आईसीयू। एंड क्लीन जोन यहाँ पे जो कि प्रोटेक्टिव एरिया को एसेप्टिक जोन से करता है, मतलब इक्विपमेंट स्टोरेज रूम हो गया, मेंटेनेंस वर्कशॉप हो गई, और अपना एसेप्टिक टोटल एसेप्टिक जोन है वो ओटी हो गया। इन दोनों कनेक्ट करने वाला क्लीन जोन हो गया। इसके अलावा डिस्पोजल जोन हो गया, जो कि ऑल वेस्ट यहाँ पर डिस्पोज करते हैं अपन, ठीक है। अभी थोड़ा सा टॉपिक बचा ओटी पोजीशंस के बारे में, इंपॉर्टेंट होता है, कई बार देख लेते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी है, ब्रेस्ट सर्जरी है, तो सुपाइन सिंपली लाई करो। न्यूट्रल पोजीशन मतलब हेड एंड फुट एंड हमेशा सेम लेवल पर रहेगा, तो न्यूट्रल पोजीशन हो गया। टेंडल पर पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेल्विक सर्जरीज के अंदर बहुत है। एंड फुट को अपन थोड़ा सा रेस्ट कर देते हैं, ठीक है, हैंड फुट को रेस्ट कर देता है ताकि बाउल ऊपर की तरफ जाए, तो पेल्विक सर्जरी करना आसान हो। रिवर्स टेंडलबर्ग साइन, ये भी बहुत क्वेश्चन आता है। हेड एंड अपना रेस्ट रहेगा, फुट वाला नीचे रहेगा। ये अपन लैप कोली करते हैं ना, कोलिसिस्टेक्टोमी या फिर स्लीवटेक्टोमी, उसमें बाउल नीचे तक पुश होना चाहिए डाउनवर्ड की तरफ, ताकि अपन को जीबी फोसा और कॉल बेल्डर फोसा वगैरह प्रॉपर्ली क्लियर नज़र आए। तो उस समय अपन को ये रिवर्स टेंडलबर्ग साइन करना पड़ता है। प्रोन पोजीशन ऑब्वियस बात है, उल्टा लेटेंगे तो स्पाइनल सर्जरी। पायलोडियल साइनस है, उसको अपन देखते हैं, जो नेटल क्लेफ्ट के अंदर होता है ना ग्लूटियल में, उसके लिए अपन करते हैं। इसके अलावा लिथोटमी पोजीशन हो गया, लिथोटमी पोजीशन हो गया तो अपन को ये ऑब्स्ट्रक्टिव गायनोलॉजिकल लिथोटोमी, अब लिथोटोमी है ना, पैर वगैरह वो फीमेल वाली पोजीशन होती है ना, ऑब्स्ट्रक्टिव गायनोलॉजिकल पेरिनियल यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, और इम्प्रॉपर पैडिंग ऑफ स्टीयरअप। हाँ, अगर अपन ने ढंग से पैरों को नहीं किया, ठीक है, या फिर ओवर एबडक्शन कर दिया पैरों को, तो इससे अपने कॉमन पैरेंट नर्व की इंजरी हो सकती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का, ठीक है। लेटरल एंड किडनी पोजीशन की बात करें, लेटरल पोजीशन में क्या होता है, जहाँ पे थोरेकोटमी, पाइलोटोमी, नेफ्रोक्टोमी, मतलब एक तरफ कन्वर्ट करके, और नेफ्रेक्टोमी वहाँ पे करते हैं। अगर यहाँ देख रखो, अगर ओवर एबडक्शन कर दिया आर्म का, तो इससे ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी हो सकती है, ठीक है, ओवर एबडक्शन कर दिया अपने हाथ का। सिटिंग फ्लावर पोजीशन हो गया, तो ये अपना क्रेनियल सर्जरीज कब यूज़ होता है, जहाँ तक क्रेनियल सर्जरीज में होता है सिटिंग पोजीशन पे अपन करते हैं। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा हो गया। इसके अलावा ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे करेंगे। एडवांटेज यहाँ की ब्लडलेस फील्ड बन जाती है रिलेटिवली, क्योंकि ऑब्वियस बात है ब्लड नीचे आएगा ना, बेटर एक्सपोजर होगा। डिसएडवांटेज ये है कि भैया एयर एम्बोलिज्म के रिस्क ज़्यादा होते हैं, तो ठीक है, क्योंकि वेन बाहर अगर रखी है तो फिर एयर घुसने के चांस होते हैं। प्रिवेंशन के लिए कि लाइगेशन करो वेन को पहले ही, ताकि एयर अंदर एंटर ना करे। कंटिन्यूस इरीगेशन दो वाटर के द्वारा, ताकि एयर ना एंटर करे, ठीक है।
अब इसके अलावा रोज़ पोजिशन है, तो रोज़ पोजिशन आपको पता होगा, थायराइड की सर्जरी में रोज़ पोजिशन रखते ही हैं, टावल लगा देते हैं बिल्कुल अपने शोल्डर ब्लेड्स पे ताकि नेक अपनी एक्सटेंड हो जाए, एंड 30 डिग्री हेड एलिवेशन रहता है। ये एयर एम्बोलिज्म के चांस यहाँ भी रिस्क हाई रहता है, ठीक है। वीनस ब्लड कम हो गया तो ऑब्वियस बात है कि अगेन एयर एम्बोलिज्म के चांस होते हैं। अभी एयर एम्बोलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब 20 सीसी के आसपास अपन को एयर एम्बोलिज्म रिक्वायर्ड होती है जब ये अपना एक्चुअल में एयर एम्बोलिज्म करता है। अगर एयर एम्बोलिज्म होता है तो पेशेंट को हमको डूरेंट या रिकवरी पोजीशन बनाना पड़ता है। रिकवरी पोजीशन क्या होगी भाई, अगर एयर एम्बोलिज्म हो गया है तो लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन में लाना पड़ता है। मतलब राइट साइड एंड फुट होता ना, राइट साइड वाला एंड फुट वाला पोजीशन ये सारे अप पोजीशन पे होगा, ठीक है। मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको, लाई कर रहा है, पैर ऊपर है और राइट साइड वाली करवट ऊपर है, ठीक है। तो लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन हो गया। एयर एस्पिरेट कर लेते हैं सेंट्रल के द्वारा या फिर डायरेक्टली एस्पिरेट करते हैं हार्ट से अपन, जितने भी है, ठीक है। अब बात करते हैं लेफ्ट कोली के बारे में, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो लेफ्ट कोली के अंदर जो राइट साइड अप रहती है, लेफ्ट कोली भाई आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहाँ करोगे, राइट साइड में करोगे। लीवर वहाँ प्रेजेंट तो राइट साइड को ऊपर रखेंगे, रिवर्स टेंडल पर पोजीशन यूज़ होती है, ठीक है। एंड रिवर्स टेंडल बैग से आपको मैंने बताया था ना ऑलरेडी जस्ट कि हेड अपना रेज रहेगा एंड फुट अपना नीचे रहेगा। और डिसएडवांटेज क्या होता है, CO2 यूज होती है सर्जरी के अंदर, तो इसलिए क्या होता है कि ये जो डायफ्राम का डोम उसको नीचे चल जाती है, तो भैया इरिटेट करते डायफ्राम को, तो कई बार राइट शोल्डर टिप में पेन होता है, ठीक है। अब ये सारी पोजीशन जो बताए ना, ये चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी, ये सारी पोजीशन पे है। न्यूट्रल पोजीशन, ये टेंडलबर्ग पोजीशन हो गई क्योंकि फुट रेज्ड है, ये अपना रिवर्स टेंडलबर्ग हो गया, फुट नीचे है, लेफ्ट कोली में काम आती है। ये वाले अपने लिथॉट पे पोजीशन हो गई, ठीक है। ये लेटरल किडनी वाली पोजीशन हो गई, लेटरल वाली, ठीक है। एंड ये भी अपना ये अपनी सिटिंग वाली पोजीशन हो गई, ये स्पाइनल सर्जरी हो गई, ठीक है। एंड ये भी लेटरल पोजीशन हो गई। ये लिखा हुआ है ना, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे यार जी, ये अच्छा जी के बारे में दिखानी है, ठीक है। वो एक सेम ही है। सिटिंग फ्लावर पोजीशन आपने देख ली, आई वाली सिटिंग फ्लावर पोजीशन हो गई, ठीक है। अब एक जैक नाइफ पोजीशन होती है जो कि पर्टिकुलरली हेमोथेरेपी में अर्लियर यूज़ होती थी, ठीक है। बट ये पोजिशनल एक्सपेक्सिया कर देता है, कई बार सांस में दिक्कत आती है, इसलिए ज़्यादा लंबा यूज़ नहीं करते इसको, ठीक है। मतलब वैसे तो अब लिथॉट में से ही कर लेते हैं हेमरेज सर्जरी। बात करते हैं लियोट डेविस पोजीशन की, तो ये टेंडलबर्ग और लिथॉट में पोजीशन होती है, ठीक है। टेंडलबर्ग में रख लिया, मतलब फुट रेज्ड है, लिथॉट में पोजीशन कर लिया, पैर हल्का से उठा के, तो ये अपना एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन या फिर लोअर एंटीरियर रिसेक्शन करने में काम आता है, ठीक है। रेक्टल जो कैंसर है ना, उसको ट्रीटमेंट के लिए तरीके से काम आएगी, ओके। सो दिस वाज अबाउट बेसिक जनरल जब अपन ने पेशेंट सेफ्टी OT वगैरह बारे बात कर ली। इसके बाद जो ब्लेड एंड एनर्जी सोर्सेस के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। और आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बात करते हैं सर्जिकल ब्लेड एंड एनर्जी सोर्सेज के बारे में। सो सर्जिकल ब्लेड है, उसके अंदर माउंट कहाँ पे होता है, ये होता है बार्ड पार्कर हैंडल। ये जो हैंडल है वो बार्ड पार्कर है। देखो ये कुछ चीज़ें आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई नंबर ऑफ ब्लेड अगर मान लो 11 वाली स्टेप ब्लेड होती है, नंबर 11 होती है, ये इंसिजन ड्रेनर में काम आती है। देखो ये वाली होती है ना चोंच, आप चाहते हो कि सिर्फ यहाँ से आप करो, ये आप यूज़ करते हो कट करने के लिए, सूचर कट करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में किस काम आ रही है। तो ये 11th वाली जो स्टेप ब्लेड है वो अपना इंसिजन ड्रेनेज में आ रही है और आर्टेरियोस्टोमी में काम आती है। ये सूचर रिमूवल के लिए आती है, बाहरी वाली, क्योंकि कर्व है ना सूचर को कट करने के लिए। 10, 15, 20, 21, 22 जो बाकी सारी बच गई वो अपने इंसिजन में काम ले सकते हैं, ठीक है। ये जो वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये जो कर्व पोर्शन, स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, ये अपना शार्पेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। इसको बेली बोलते हैं। आपको पता ही होगा ये तो भाई कि दुश्मन भी हो तो OT के टेबल में तो कम से कम आपको जो शार्प एंड है वो आपकी तरफ ब्लेड होना चाहिए, ठीक है। किडनी ट्रे के थ्रू हमेशा पास करो, पॉइंटेड एंड हमेशा खुद की तरफ होना चाहिए। और हमेशा ब्लेड शुड भी परपेंडिकुलर टू स्किन, ब्लेड हमें हमेशा परपेंडिकुलर लगाना है स्किन के लिए, ठीक है। अंडरमाइंड एजेस को रोकने के लिए अपन को परपेंडिकुलर ही रखना पड़ता है, तिरछा नहीं लगाते ब्लेड को कभी भी, ठीक है। एंड ये बात तो पता होगी, अपने रोहन खंडेलवाल जी ने बताया होगा कि हमेशा कट शुड बी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। किस तरफ से, लेफ्ट हैंडेड सर्जन है, लेफ्ट हैंड सर्जन है तो वो क्या करेगा, वो सिंपली कट लगाएगा माई लेफ़्ट टू माई लेफ़्ट, और अपोजिट साइड मतलब सेम साइड से लेकर अपोजिट साइड की तरफ, ठीक है। नियर कट के लिए आपको पता होगा, फार टू नियर ऐसे समझ लो, मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं
एनर्जी सोर्स मोनोपोलर एंड बाइपोलर कॉटरी के लिए। तो इसके अंदर पर्टिकुलरली कंट्रोल ब्लीडिंग, ये अपना कंट्रोल ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोनोकॉटरी एंड बाइकॉटरी के बारे में। तो भाई सिंपली ध्यान रखो, मोनोकॉटरी यूज़ करोगे ना तो आपको पैड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको करंट वो चीज़ें नहीं हो पाएगा ना, मतलब पास। तो कॉटरी जो टिप होती है वो भी टिप बोलते हैं, सिमिलर होता है पेन की तरह। इसके अंदर 2 बटन होते हैं, येलो बटन ब्लू बटन। अब ध्यान रखो, ये एक्चुअल में जो ब्लू बटन होता है वो कोगुलेशन में काम आता है, ठीक है। येलो बटन होता है कटिंग के लिए काम आएगा। तो करंट ट्रैवल कहाँ से होगा, कॉटरी मशीन से ट्रैवल होगा कॉटरी टिप पे, फिर कॉटरी पैड इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर कॉटरी मशीन वापस आ जाएगा। तो करंट फ्लो बनने के लिए, सर्कल बनने के लिए कंप्लीट होना चाहिए। जो टिप होती है वो कट करने के लिए कोगुलेट यूज़ करने में आती है। येलो बटन तो आपको कटिंग कर रहा है एंड ब्लू वाला कोगुलेट कर रहा है। अब बाइपोलर कॉटरी के बारे में बात करें तो भैया ये प्रोंग की तरह जाती है, सिमिलरली प्रोंग। तो भाई इसमें करंट एक पैड से अपने दूसरे पैड में होता है, इसमें एक्चुअली कॉटरी पैड की जरूरत नहीं होती है, एक पैडल होता है दोनों, उससे अपने करंट आपस में फ्लो होता रहेगा। तो ओनली कोगुलेटेशन में काम आती है, ठीक है। अच्छा, और भी पॉइंट है, तो वही चीज़ है, यहाँ पे ब्लू बटन है वो अपना कोगुलेशन में काम आता है, और तब यूज़ नहीं करना जब स्किन को बर्न के कारण इंजरी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया ना 2 बिल्कुल चिमटे के जैसे 2 दिख रहे हैं आपको, तो करंट फ्लो इस तरीके से हो जाता है। तो सेफ़ होगा जब अपन को वाइटल नर्व्स लेंगे एंड जहाँ मोनोपोल कॉटरी को अपन अवॉइड करना होता है, ठीक है। ये इंटरफेरेंस कर देता है कार्डियक कंडक्शन के साथ में, दिक्कत ही आपको पता होगा पेशेंट के अंदर जो पेसमेकर उनके आपको अवॉइड करना पड़ेगा, पेसमेकर यूज़ कर रहे हैं। जो लेटरल स्प्रेड होगा करंट का वो अपना थर्मल डैमेज कर सकता है नियर बाय नर्व को, तो इसलिए अपन को फिर ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इसको अपन अवॉइड कैसे करेंगे, पेशेंट विद पेसमेकर है वहाँ पे अपन अवॉइड करना है इसको। थायराइड सर्जरी हो गई क्योंकि नस बहुत पास होती नर्व, पैरोटिड सर्जरी है, ऑब्वियस बात है वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है। पेनाइल सर्जरी जहाँ पे एंड ईयर लोब्यूल बिल्कुल एंड आर्टरीज आ गई, तो वहाँ सभी आपको डैमेज होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो आपको ये सर्जरी मोनोकॉटरी अवॉइड करनी होती है। और ये आपको पता होगा प्रोंग जैसे चिमटे जैसे दोनों कॉटरी पैड, वही जो अपन सेफ्टी लगा रहे हैं ना, तो उसको अपन कहाँ लगाएंगे हमेशा कि वेस्कुलराइजेशन अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। हेयरलेस एरिया होता है ना कॉन्टैक्ट का, वो होना चाहिए ताकि करंट पास कर पाए, ठीक है। करंट पास हाथ में ना हो ताकि यहाँ पे हो जाए। एंड कॉटरी हमेशा अगर वर्क नहीं करेगी, अगर उसको प्रॉपर पुअरली अटैच्ड है या फिर कॉन्टैक्ट ढंग से नहीं हो पा रहा है, स्मॉल कॉटरी पैड यूज़ किया तो बर्न कर देगी जहाँ पे कॉटरी पैड रखा हुआ, उसको जलने के चांस भी होते हैं, ठीक है। अब अदर सोर्सेस की बात करें तो ये थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें खत्म होने वाला है। लिगाशोर मतलब एनर्जी सोर्स हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ हीट और प्रेशर का यूज़ करती है लिगाशोर के अंदर। तो बोले किस तरीके से स्टेबल करने का तरीका हो गया, किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये वेसल को सील कर देती है 7 mm डायमीटर तक, ठीक है। सील टाइम 2 से लेकर 4 सेकंड लगते हैं। फर्स्ट जनरेशन ओनली कोगुलेट करती है, सेकंड जनरेशन कोगुलेट करेगी वेसल को, उसके बाद इसको कट करती है, ठीक है। और कोगुलेशन हीट जनरेशन के थ्रू अपन करते हैं। इसके अलावा हो गया हार्मोनिक स्कैल्प। अब ये अपना अल्ट्रासोनिक के प्रिंसिपल पे काम कर रही है, मतलब कोगुलेट कर रही है वेसल को 7 mm डायमीटर तक, ठीक है। ये भी 7 तक कर रही है, वही 7 में कर रही है। ये अपन को यूज़ करते हैं क्लोजली जब वाइटल स्ट्रक्चर हो, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। और यहाँ प्रिसाइज कटिंग करनी हो या फिर कट करना अपन को स्कार टिश्यूज़ का, ठीक है। सो ऑसिलेटिंग ब्लेड हो गई, ऑसिलेट रैपिडली, ये तो काफ़ी अलग चीज़ है। प्रोटीन डीनेचर कर देता है कोगुलेशन, इसलिए कोगुलेट होता है, मतलब हीट प्रोडक्शन के थ्रू कोगुलेशन नहीं हो रहा है, प्रोटीन डीनेचुरेशन हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है कुशा बोलते हैं, कैविटोरियन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर। तो यहाँ पे कुशा वर्क करता है अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। इसके अंदर अपना एस्पिरेटर होगा जो कि रिमूव करेगा गैस प्रोड्यूस्ड को, एंड अपना यूज़ होता है एरिया यहाँ पे लो कोलेजन टिश्यू होता है, ठीक है। कहाँ पे यूज़ हो रहा है, जहाँ पे एरिया जहाँ पे लो कोलेजन टिश्यू होगा। स्पेसिफिकली यूज़ कहाँ पे होता है, लिवर रिसेक्शन के अंदर, ठीक है। कि नॉन सिरोटिक लिवर होगा तब यूज़ करना है, अदरवाइज नहीं यूज़ करना, ठीक है। जहाँ पे लेस कोलेजन टिश्यू यहीं पे होगा नॉन सिरोटिक में, तब यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं थंडर बीट एस। तो थंडर बीट एस है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है लिगाशोर और हार्मोनिक स्कैल्पल का, दोनों का लंबे से होता है ना प्रोंग, वही अपना एक्चुअल में थंडर बीट एस होता है, ठीक है। काइंड ऑफ स्कैल्पल है, ये अलग चीज़ है। सो दिस वाज अबाउट कम्प्लीटली सर्जिकल ब्लेड, एनर्जी एंड सोर्सेज एंड ओटी वगैरह सब के बारे में 2 यूनिट अपने कंप्लीट कर लिए हैं। सो आई नीड टू एंड दिस राइट नाउ। बाकी तो अपन बड़ा टॉपिक है अगला वाला, उसको अपन सेपरेटली कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।